नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप लोग का अपने इस सक्से वे चैनल पर। अभी तक आप लोग इस चैनल से गणित पढ़ रहे थे और फिर उसके बाद कुछ दिन से हम लोग इस पे इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और पूरा वादा रहेगा कि आप लोग अगर इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको इंग्लिश और मैथ में 100 में से 100 दिलाने की ये मेरी गारंटी होगी अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो यहाँ पे अभी तक मैथ में जो 500 क्वेश्चन की रिवीजन सीरीज चालू हुई थी वो तो चल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इंग्लिश में भी ऐसे ही कुछ खतरनाक तरीके से इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले हैं उसको हम कराते रहें। इसमें से यहाँ पे अभी हम सेट करवाएंगे 2025 के जितने सेट हुए हैं सबका एमसीक्यूज प्लस उसमें का जो पैसेज होता है जो कि 7 नंबर का आता है। अगर उसकी इंग्लिश मतलब क्या कहते हैं हिंदी निकाल करके अगर उसका आंसर करते हैं तो 7 नंबर वो तो देगा ही देगा। उसके साथ साथ 3 पैसेज आपका सही होगा यदि आप पैसेज की हिंदी निकालना जान गए तो। आगे से एक पैसेज आएगा, फिर उसके बाद बीच में एक पैसेज आएगा और फिर उसके बाद क्या कहते हैं लास्ट में 20 क्वेश्चन ढकने के बाद एक पैसेज आएगा जो कि 7 नंबर का रहेगा। बीच में जो 2 पैसेज रहेंगे वो हो सकता है कि 3 नंबर या 4 नंबर दें, लेकिन जो लास्ट का पैसेज रहेगा वो 7 नंबर देगा। तो मतलब ये मान चलो कि अगर इसको आप सीख गए हैं तो हो सकता है कि आप 10 से 12 नंबर आप पा जाएंगे इस वीडियो से, या फिर कह सकते हैं जो यहाँ की सीरीज अभी इसके लिए स्टार्ट हुई है सेट करवाने की। तो 2025 का पहला सेट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को, 2025 का पहला सेट इसको मिला सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें हमारे लोग का टारगेट क्या रहेगा, 70 में 70 दिलाने का, बाकी 30 नंबर स्कूल से मिलेंगे। और अगर आप इससे जुड़ करके इस पे जितना भी कराया जाता है अगर उसको आप करके जाते हैं तो 200% की मैं गारंटी लेता हूँ कि ये 70 में से 69 नहीं आ पाएंगे, 70 में 70 ही आएंगे। लेकिन बस आपकी ये जिम्मेदारी होगी कि यहाँ पे जो करवाया जाए उसको आप करते रहें। और उसके बाद क्या कहते हैं इसमें तो कुछ करना भी नहीं रहेगा, जो ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा अगर आप खाना खाते वक्त भी इसको चालू करके देखते रहेंगे तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको अब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें का जो पहला क्वेश्चन है क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ शुरू होता है पैसेज से। यहाँ पे कह रहा है कि जो पैसेज है वो 3 क्वेश्चन लेके आएगा, आपको देगा। ये पैसेज कह रहा है कि पहले से 3 क्वेश्चन आपको देगा, रीड द फॉलोइंग, और फिर उसके बाद पैसेज केयरफुली। ये कह रहा है कि पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़ें और उसके बाद इसके पीछे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, उन तीनों का आंसर दें। जब तक इसको ढंग से नहीं पढ़ पाएंगे तब तक उसके पीछे आने वाले 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। अगर इस पैसेज का क्वेश्चन का आंसर देना है सही सही तो उसके लिए सबसे पहला जो तरीका होता है, जो कि हम कई बार चेक कर चुके हैं, कई स्टूडेंट को इसको सिखा भी चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे 3 पैसेज आपको इंग्लिश में मिलेंगे, अगर आप ऐसे पैसेज करना चाहते हैं तो इसका मतलब सबसे पहले जो इसके पैसेज के जो क्वेश्चन होते हैं पहले उसको पढ़ के आओ और उसके बाद उसकी हिंदी देख के आओ। फिर उसके बाद इसको पढ़ोगे तो हो सकता है कि बहुत जल्दी समझ में आ जाए। उसके ऊपर जो क्वेश्चन होता है केवल उसी को पढ़ना रहता है बस। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे, यही पूछ रहा है इसमें पहला क्वेश्चन इसका। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जाते हैं इसमें, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की, या फिर उसको कौन व्यवस्थित किया, उसकी नींव कौन रखा। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो कि यही 3 क्वेश्चन थे, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू। और फिर उसके बाद फ्रीडम। कह रहा है कि इसकी हिंदी होगी गिव मी, मुझे दो, ब्लड मतलब खून, मुझे खून दो और मैं आपको आजादी दूंगा। कह रहा है कि आगे हु सेड दिस, इसे कौन कहा, या फिर कह सकते हैं कि कौन इसको कहा। तो 3 क्वेश्चन हम लोग को पता चल गया है। कह रहा सुभाष चंद्र बोस कौन था और भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कौन किया, और उसके बाद ये कौन कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखना। अब उसके बाद पैसेज की ओर हम चलते हैं। तो हमारा ये पैसेज है जिसमें कह रहा है कि पहली लाइन, यहाँ पे हर एक लाइन को हम लोग पढ़ते जाएंगे, आप लोग भी इसको ध्यान से देखना। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस और फिर उसके बाद वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। तो अगर ध्यान से अगर देखो तो पहले लाइन का आंसर यहीं पे शायद दे दिया है। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। तो यही पूछा था कि सुभाष चंद्र बोस कौन थे, पहले लाइन में इसका आंसर मिल चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हुआ सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ए ग्रेट लीडर। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको अगर पढ़ते जाएंगे तो हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो आगे कह रहा है कि हिज कंट्री मैन, इसका मतलब होता है उनके देशवासी। हिज कंट्री मैन कॉल्ड हिम, हिज कंट्री मैन कॉल्ड हिम, कॉल्ड मतलब होता है पुकारना, हिम मतलब उन्हें, उनके देशवासी उन्हें पुकारते थे किस नाम से, नेताजी के नाम से। उनके देशवासी उन्हें नेताजी कहते थे।
और फिर उसके बाद बिकॉज, बिकॉज मतलब क्योंकि, ही लेड देम, लीड का सेकेंड फॉर्म होता है लेड, इसका मतलब जहां भी सेकेंड फॉर्म लग जाता है इसका मतलब वो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। तो कह रहा है कि वह उन्हें ले जाते थे ऑन द राइट पाथ, सही रास्ते पर। कौन ले जाता था? सुभाष चंद्र बोस, और उन्हीं को वो लोग नेताजी कहते थे। तो नेताजी अपने देशवासियों को सही रास्ते पे ले जाते थे, इसीलिए उन्हें नेताजी कहा जाता था। ही वॉज इम्प्रीजेंट मेनी टाइम्स, यहाँ पे इम्प्रीजेंट का मतलब होता है जेल जाना। वो कई बार, यहाँ पे मेनी टाइम्स का मतलब होता है कई बार, उन्हें कई बार जाना पड़ा था, उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। तो वो जेल खुद नहीं गए थे, उनको ले जाया गया था, इसलिए यहाँ पे पैसिव वॉइस दिया है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पे ये वाज लिखा है। जब कभी भी वाज वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देता है तो इसका मतलब वो पैसिव वॉइस सेंटेंस लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि बट मतलब लेकिन, और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि ही सून फाउंड, सून मतलब होता है जल्द ही, और ही मतलब होता है उन्हें, और फाउंड मतलब होता है पाया जाना। और फिर उसके बाद आउट मतलब होता है बाहर, जल्द ही उन्हें बाहर पाया जाता था, या फिर जल्द ही वो बाहर आ जाते थे, ऐसे भी कह सकते हैं। दैट मतलब होता है जो, मोर एफर्ट्स शुड बी मेड, कह रहा है कि जो कई अधिक से अधिक प्रयास किए, यहाँ पे लेकिन इसका सेंस ये होगा कि करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वो करना चाहिए नहीं, वो किए। तो आगे कह रहा है कि अधिक से अधिक प्रयास किए टू मेक इंडिया फ्री, भारत को आजाद बनाने के लिए या फिर भारत को आजाद कराने के लिए। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि ब्रिटिश पावर, तो कह रहा है कि ये अंग्रेजों की शक्ति या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश की शक्ति वॉज गेटिंग वीकर, वॉज गेटिंग वीकर का मतलब होता है, ये कह रहा है कि अंग्रेज की जो शक्ति थी वो, फिर कह रहा है कि वीकर मतलब होता है कमजोर, गेटिंग मतलब होता है पढ़ना, अंग्रेजों की शक्ति कमजोर पड़ रही थी। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इन द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो इसका मतलब ये हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध में। और फिर उसके बाद ही थॉट ऑफ सेकिंग, तो इसका मतलब ये होगा के वास्ते, वह इसके वास्ते सोचे। और फिर इसके बाद फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से, वह इसके वास्ते चारों तरफ से सोचे। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि वन डे, एक दिन, ही स्केप्ड, वह बच निकले, फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता से। और फिर उसके बाद इन द ग्यूज ऑफ पठान, तो यहाँ पे कह सकते हैं एक पठान के भेष में, एक पठान के भेष में वह कलकत्ता से बच निकले। यहाँ पे ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, स्केप्ड मतलब होता है बच निकलना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। एंड मतलब और फिर उसके बाद आगे कह रहा है ही वेंट टू जर्मनी, वह जर्मनी विया पेशावर गए, तो यहाँ पे लिखा है पेशावर, जर्मनी विया पेशावर जगह का नाम है, वह जर्मनी पेशावर में गए। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि फ्रॉम जर्मनी, और जर्मनी से ही वेंट टू जापान, और जर्मनी से वह जापान गए, ये भी वेंट लिखा है, इसका मतलब होता है ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो आगे कह रहा है कि वह जापान गए, और ही ऑर्गेनाइज्ड, वह व्यवस्थित किए, और क्या व्यवस्थित किए या क्या आयोजित किए? द इंडियन नेशनल आर्मी, भारतीय राष्ट्रीय सेना, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किए। तो यही पूछा था, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कौन किया? इस तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो आप जान जाएंगे। अगर यहाँ पे देखते कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कौन किया, तो यहाँ पे ये ही बता रहा है, ये बता ही नहीं रहा है कि वो कौन है। तो यहाँ पे अगर उसके पहले पढ़ते आते तो कौन बच के निकला, कौन कहाँ गया, और फिर उसके बाद कौन जापान पहुंचा, और कौन भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किया, तो इन सब के बारे में, तो यहाँ पे कौन होगा? वो सुभाष चंद्र बोस। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो इसका दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा था उसका भी आंसर हम लोग दे सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आर्मी को ऑर्गेनाइज्ड किया गया था किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका दूसरा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखेंगे तीसरा आंसर में क्या कह रहा है। फिर उसके बाद दैट मतलब होता है जो, फाउट मतलब लड़े, मेनी बैटल्स कई युद्ध, कौन लड़े? जिन सेना की स्थापना वो किए थे सुभाष चंद्र बोस, वो कई युद्ध को लड़े अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्स, अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध, और ब्रिटिश फोर्स का मतलब ये होता है अंग्रेजों की सेना के, अंग्रेजों की सेना के विरुद्ध वो कई युद्ध लड़े। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि ही सेड, वह कहे, ही सेड टू द कंट्रीमैन, वह अपने देशवासियों से कहे। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि वो अपने देशवासियों से, या फिर अपने देशवासियों से कौन ये कहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आगे कह रहा है कि गिव मी ब्लड, गिव मी ब्लड,
एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कौन कह रहा था? सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। जब इतना पढ़ेंगे तब जाके हम लोग को पता चल पाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे यही कह रहा है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो फिर उसके बाद देखेंगे, ये 3 क्वेश्चन पूरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथे में क्या कह रहा है। इस चौथे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे कह रहा है 4 से 8 नंबर तक यही आप लोग को करना है कि उसमें क्या कहते हैं, जो बीच में खाली होगा उसके स्थान पे ये चारों ऑप्शन में से कौन सा भरा जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे ये कह रहा है कि ही देयर विथ हिज फ्रेंड, वह अपने भाई के अपने दोस्तों के साथ या अपने दोस्त के साथ वहां क्या किया, जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा जाएगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे देखें तो ये आंसर गलत होगा। यहाँ पे ये आंसर गलत होगा। अब क्यों गलत होगा मैं बता रहा हूँ इसके पीछे का लॉजिक, लेकिन बोर्ड वाले के हिसाब से ये आंसर यही सही होगा। क्यों, अभी बता रहे हैं इसमें इसके पीछे का लॉजिक क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि विल और शैल विल, तो अगर देखो तो जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है उसके साथ जो शैल और बी आता है, इसके बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसमें आईएनजी आता है, लेकिन यहाँ पे आईएनजी नहीं लिखा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। या तो फिर शैल या विल के बाद क्या होना चाहिए, शैल विल के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो इस हिसाब से फिर ये पैसिव वॉइस बन जाता, लेकिन वो भी नहीं लिखा हुआ है। या तो फिर कैसा होना चाहिए, शैल या तो विल, ऐसा लिखने के बाद शैल विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, ये भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए पहला ऑप्शन हम गलत कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के हिसाब से अगर पहला ऑप्शन गलत कर दिए तो फिर दूसरा तो हमारा सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि ही हैड गॉन, वह जा चुके थे या फिर वह जा चुका था वहां अपने दोस्त के साथ। और फिर उसके बाद अगर इसको देखेंगे तो ये कह रहा है कि वह अपने दोस्त के साथ वहां गया, तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। इस हिसाब से दो ऑप्शन किसी सेंटेंस में या किसी क्वेश्चन का सही नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसको भी सही मानकर तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हमारे हिसाब से ये क्वेश्चन ये सेंटेंस भी गलत था। क्यों गलत था वो लॉजिक अभी बता दिए यहाँ पे। अगर आपको कोई लॉजिक लगे कि हाँ ये सेंटेंस सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, उस लॉजिक को कमेंट में कर देना, हम भी देख लेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये चौथा था। पांचवा देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। तो पांचवे में कह रहा है कि इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग, एनीथिंग मतलब होता है कुछ और मोर मतलब होता है और। कह रहा है कि यदि आपको कुछ और नहीं चाहिए या फिर आप कुछ और नहीं चाहते हैं तो आगे आप क्या होंगे, यू आर। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे अगर ऐसा कभी कोई सेंटेंस आता है तो इसका मतलब एक सब्जेक्ट होता है और यहाँ पे वाज या वर होता है, या तो एक वर्ब होगी और इसके पीछे ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट लिखा होता है, इस ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या चीज आ सकता है, तो इस ऑब्जेक्ट के स्थान पे या तो नाउन आएगा और या तो फिर प्रोनाउन आएगा। अगर नाउन या प्रोनाउन नहीं आता है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखें तो ये मॉडल वर्ब एक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। लेकिन नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर कभी कभी एडजेक्टिव आ जाता है, तो यहाँ पे भी इनमें से कोई एडजेक्टिव हो तो उसको लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये कह रहा है कि यदि आपको कुछ भी नहीं चाहिए तो इसका मतलब आप संतुष्ट हैं, और डिससैटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट। ये ऑप्शन वैसे ही कट गया। डिससैटिस्फैक्टरी ये होगा ही नहीं, और आईएनजी वाला तब लगता जब ये कॉन्टिन्यूअस में होता है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कह रहा है कि यही ऑप्शन इसका सी, यहाँ पे सी नहीं बी होना चाहिए। तो ठीक है देख लेना, यहाँ पे इसके हिसाब से ये बी ही होगा, सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आप किसी चीज को और कुछ भी नहीं चाहिए, आपको जैसे एग्जाम्पल में अगर आप कह दिए घर पे हमको ये चाहिए वो चाहिए, या फोन चाहिए, पेन चाहिए, साइकिल चाहिए, अब इनमें से आपको कुछ भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आप संतुष्ट हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा सेटिस्फाइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे छठवा। तो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग वर्ड, और फिर उसके बाद क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसका मतलब कह रहा है कि ये सारे शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं और इनको मिला करके एक ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसकी हिंदी एकदम सही निकलती हो। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेंटेंस बनाने की बात करेंगे तो इसके लिए एक सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट होता है। यही फॉर्मेट हम अगर अप्लाई करेंगे तो इसमें तनिक भी लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब नंबर फ्री में मिलते हैं।
अगर 20 टिक मार्का की बात करें तो 20 टिक मार्का ये लोग फ्री में देते हैं। बस आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी समझदारी दिखाना है। अगर कोई कहे सर इसको करना बहुत कठिन है, तो हम तो कहेंगे इसको करना बहुत ही आसान है। अब कहोगे कि आपको आता है, इसलिए आप भी इस चैनल से जुड़े रहिए। 100% ये वादा करते हैं कि आपको भी आने लगेगा। लेकिन इसमें देखो, अब कुछ लोग सोच नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे, जल्दी से ये पहला ऑप्शन लगा देंगे। अगर इन सब में हम ढूंढे ना, तो हमको केवल सब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत रहती है बस। सब्जेक्ट में या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या ये नाउन प्रोनाउन है क्या? नहीं, ये तो प्रीपोजिशन है। और फिर उसके बाद अगर इधर आए तो ये नाउन हो सकता है। ये नाउन प्रोनाउन ए डीप, और फिर उसके बाद ये डीप मतलब गहरा होता है, वैसे तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद शुड अगर देखें तो ये क्या होता है, शुड यहाँ पे होता है एक्सुलरी वर्ब होती है, ये भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन बचा चौथा वाला, यही सही कर दो, बिना हिंदी निकाले इसको सही कर सकते हैं। अगर हमको कहें ये 4 ऑप्शन गलत करने का, तो और ढेर सारे लॉजिक बता सकते हैं कि ये गलत क्यों है। पहली बात तो यहाँ पे देखो, ये 2 बार यहाँ पे शुड इधर आ गया, शुड के बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे कंट्री लिख दिया, इसलिए देख लो 20 से भी ये गलत है। जहां से हमको कह दोगे वहां से हम तीनों सेंटेंस को गलत कर देंगे। ये तीनों सेंटेंस गलत है, हिंदी निकालने की जरूरत पड़ी नहीं। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसकी मतलब क्या कहते हैं, इसमें जो 20 टिक मार्क आते हैं, हो सकता है कि उनमें किसी की भी हिंदी निकालने की जरूरत नहीं पड़े। कहोगे कि अभी जो 3 इसके पहले निकाल दिए या 4 इसके पहले का निकाल दिए, तो ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुमको समझ में आ जाए। लेकिन ऐसे जो अरेंज करने वाले सेंटेंस होंगे उनकी हिंदी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखो, आप कुछ लोग कहेंगे सर ये बहुत कठिन होता है, इसकी मीनिंग हमको याद करना पड़ेगा। अभी हम लॉजिक बता रहे हैं, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब कभी भी यहाँ पे सी आता है, सी के बाद क्या आता है, डी आता है, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, ई के बाद क्या आता है, आई आता है, आई के बाद क्या आता है, ABCD E F आता है पहले, और फिर उसके बाद यहाँ पे आगे जो भी ABCD का क्रम होगा ये ऐसे चलता रहेगा। लेकिन हमको जरूरत कितनी थी, हमको जरूरत केवल इतने की थी, ई और केवल सी की, सी और ई की जरूरत रही थी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर देखो तो एक शब्द अगर छोड़ दो तो सी के जस्ट बाद क्या आता है, ई आता है। तो यहाँ पे यही बस इतना अंदाजे लगाना है कि सी के बाद क्या आता है, ई आता है। लेकिन अगर सी नहीं रहेगा तो उसके बाद हम कोई भी शब्द ले सकते हैं। तो इसलिए अगर सी एच होता है तो उसके बाद आई तब ई आएगा। ध्यान देना, जब कभी भी सी हो तो सी के बाद हमेशा ई आएगा। तो यहाँ पे ढूंढ लो कहीं पे है क्या, ये क्या पूछ रहा है, गलत शब्द बताइए। सही तो सब होंगे, गलत बताइए कौन सा गलत है। इसमें गलत अगर ढूंढने की बारी आएगी तो यहाँ पे देखो, सी के बाद क्या होना चाहिए, सी के बाद ई होना चाहिए, लेकिन लिखा क्या है, आई। इसलिए यही आंसर गलत हो गया, मतलब यही हमारा सही ऑप्शन होगा। इसके आगे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। बिलीव सही है, रिसीव और डिसीव सही है, अचीव भी सही है। अब बस हमको अगर आंसर मिल गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका आंसर जो सही होगा वो ये वाला होगा, सी वाला, इसके हिसाब से। बाकी यहाँ पे रिसीव याद कर लेना, ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं तो हमको केवल क्या करना है, हमको बस केवल वो याद करना है जो आंसर होगा। इसके ऑप्शन मत याद करना, नहीं तो कभी ऑप्शन इसको घुमा देगा तो हो गया, कहानी खत्म हो जाएगी। फिर हम लोग बी वाला, सी वाला और ये वाला याद करे रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है। इस 8 नंबर में हम क्या देखेंगे, इसमें कह रहा है कि फिल इन द गैप, मतलब ये जो खाली स्थान है इसको भरो, और फिर उसके विथ ए सुइटेबल प्रीपोजिशन। अब ये कह रहा है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के हिसाब से इसको भरो। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई सॉ, मैंने उसे देखा, स्टैंडिंग मतलब खड़े होते हुए। फिर उसके बाद आगे कह रहा है द गेट ऑफ द कॉलेज। अगर देखें अपने हिसाब से हम देखें तो अगर हम गेट बनाएं तो यहाँ पे गेट मतलब ये कुछ ऐसा ही होगा। हम मानते हैं हमको गेट बनाना नहीं आता है, तो गेट कुछ ऐसे ही होगा। इस तरीके से हम बना लेते हैं, केवल हम जानने के लिए हर एक चीज को हम इमेज से समझेंगे। अगर गेट ऐसा ही होगा तो फिर उसके बाद देख लेते हैं, गेट कुछ ऐसा ही होगा, मान लेते हैं कॉलेज का गेट ऐसे ही था। अब उसके बाद आगे कह रहा है कि वह गेट पर, कॉलेज के गेट पर, यही तो सेंस हो रहा है, कॉलेज के गेट पर खड़ा था। जब कभी भी कह दे कि यहाँ पे पर का मतलब होता है पूरी तरह से उस पर रहेगा तो ऑन होगा, लेकिन अगर उसको स्पर्श करता रहेगा तो वहां पे ऐट होगा। अब कहोगे यहाँ पे स्पर्श कर रहा है कि इसके ऊपर पूरी तरह से है, तो इसको चेक करने के लिए पूरी तरह से तो तब होगा जब वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा। पूरी तरह से तो तब होगा जब व्यक्ति यहाँ पे खड़ा होगा, और हो सकता है कि व्यक्ति यहाँ पे गेट पे खड़ा हो जाए तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि पता है इसमें नुकीले नुकीले क्या निकले रहते हैं गेट पे, तो देख सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे वो पूरी तरह से गेट पे नहीं होगा। अगर वो बंदा कोई भी खड़ा होगा तो वहां पे गेट के ऐसे बगल खड़ा रहता है, और जब जब कहीं पे बगल खड़ा होगा तो वहां पे तब तब हम क्या लगाएंगे, ऐट का प्रयोग कर देंगे। इस तरीके से अगर इमेज से पढ़ने पर भी अगर आप भूल जाओगे तो समझ लो फिर अब क्या ही बताएं हम, इसके आगे क्या ही कह सकते हैं।
अगर ईमेल से पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कब्र में जाने के बाद भी ये भी कहोगे कि हाँ इसके बगल ऐट ही लगेगा। एग्जाम्पल में और एक चीज बता रहे हैं कि अगर कभी गलती से ये कहते हैं कि गेट पर नहीं दीवार पर चींटी है, तो दीवार पर अगर चींटी की बात करेगा तो हमेशा हम क्या लगाएंगे, ऐट ही लगाएंगे। दीवार पर चींटी है और इसमें तुम लोग में और भी आता है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, ऐसे गलती से एक चीज पूछेगा, क्या पूछेगा, ऐसे पेड़ बनाएगा, पेड़ तो बनाएगा नहीं वहां पे, लेकिन कहेगा कि पेड़ के नीचे व्यक्ति बैठा है, तो जब कभी भी पेड़ के नीचे बैठेगा तो वहां पे अंडर आएगा। लेकिन अगर वो कह देगा पेड़ की छांव में बैठा है तो वहां पे इन आएगा। इस बात का ध्यान देना, जब छांव की बात करेगा तो वहां पे सेड द सेड कहेगा, सेड आप सेड ऑफ द ट्री ऐसा कहेगा, सेड ऑफ द ट्री, इसका मतलब ये होगा पेड़ की छांव में। और फिर उसके बाद वैसे तो कह देगा द ट्री, तो आगे लगाना पड़ेगा हमको अंडर। तो यहाँ पे ये ध्यान देना, जब पेड़ के नीचे कहेगा तो अंडर, और पेड़ की छाया में कहेगा तो इन लगाना है। यहाँ पे इस बात का ध्यान देना। ओवर का मतलब क्या होता है, ये इसके ऊपर होना चाहिए। जैसे हम कमरे में अपने बैठ के पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोग अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं और उसके ऊपर आपके ऊपर पंखा लगा हुआ है, ऊपर जस्ट ऊपर पंखा लगा हुआ है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ओवर। ओवर का मतलब होता है जस्ट ऊपर, वो छूता ना रहे। और फिर उसके बाद आन को अभी बता दिए, इन का मतलब ये होता है जब चारों तरफ से बंद रहेगा, एक तरफ खुला रहेगा तो उसको इन कहते हैं। आगे देखते हैं फिर उसके बाद, इसी तरीके से आप लोग को हम चित्र से बताते रहेंगे। अगला देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। दो क्वेश्चन इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है कि पैसेज को पढ़ो और उसके बाद करेक्ट आंसर चुनो। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑप्शन यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक अभी वही लिखा है कि ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस चीज को पढ़ो और पढ़ने के बाद क्या करो, उसका आंसर दो। तो इसको हमको नहीं पढ़ना है, हमारा जो पैसेज है वो यहाँ से शुरू होता है। कह रहा है कि व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह खत्म कर लिया। अब क्या खत्म कर लिया, ये पैसेज किससे है पूरा पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जब वह खत्म कर लिया, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमको बताता है, जहां कहीं भी लग जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो आगे कह रहा है कि ही वेंट टू द विंडो, जब वह खत्म कर लिया तो वह खिड़की तक गया या खिड़की के पास गया। और फिर उसके बाद टू बाय मतलब होता है खरीदने के लिए। और फिर उसके बाद ए स्टैम्प मतलब होता है एक, स्टैम्प मतलब होता है वो क्या बोलते हैं जो उसके ऊपर पत्र के ऊपर जो चिपकाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक स्टैम्प ही समझ लेना। इसको कह रहा है कि वो स्टैम्प खरीदने के लिए गया। और फिर उसके बाद विच मतलब होता है जो टिकट होता है, स्टैम्प मतलब होता है टिकट, विच मतलब होता है जिसे ही लिंक्ड, इसका मतलब क्या होता है, थूक लगाना। लिक्ड मतलब होता है थूक लगाना या थूक से चाटना होता है। वह थूक लगाया, एंड मतलब और, देन मतलब तब, फिक्स्ड अब तब उसको चिपका दिया। और टू द लिप एनवलप मतलब होता है लिफाफा, लिफाफे पर थूक लगा के उसे लिफाफे पर चिपका दिया। और फिर उसके बाद विथ, और फिर उसके बाद ए वेलो ऑफ हिज फीस्ट, इसका मतलब होता है अपनी मुट्ठी की ताकत से। और यहाँ पे वेलो मतलब होता है हवा का बहाव, और फीस्ट मतलब होता है मुट्ठी, तो मुट्ठी को ऐसे ऐसे करके चिपका दिया। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द मोमेंट, वह क्षण, दैट द, और फिर उसके बाद द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, कह रहा है कि उस क्षण जब पत्र को मेल बॉक्स में डाला गया तो द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि इट सेड, और कहा या फिर इसे कहा, गॉड ऑफ, और फिर उसके बाद उसमें लिखा हुआ था, जब उसको खोलेगा तो पढ़ेगा तो उसमें लिखा था गॉड, और फिर उसके बाद भगवान, ऑफ द मनी, उस पैसे का, दैट मतलब जो, आई आस्क्ड फॉर, तो यहाँ पे देखो आस्क्ड फॉर एक फ्रेज होता है जिसका मतलब होता है मांग करना, जो मैं मांगा था, ओनली 70 पेसोस, केवल 70 पैसे, रीच्ड मी मेरे पास पहुंचे हैं, और सेंड मी भेज दो। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि द रेस्ट बचे हुए पैसे को, सिंस आई नीड इट, कह रहा है कि तब से उसकी, यहाँ पे मुझे उसकी जरूरत है। और फिर उसके बाद वेरी मच मतलब होता है बहुत अधिक, उस पैसे की मुझको तब से बहुत जरूरत है, उस जो बचा हुआ पैसा है उसे मुझे भेज दो। अगर यहाँ पे देखें तो हो सकता है कि ये कहानी पढ़ने के बाद आप जान गए होंगे कि ये कहाँ से कहानी है, ए लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र, ये उसी लेसन की कहानी है। अगर यहाँ पे देखें तो उसको काट करके ये रखा गया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन पूछा क्या है। तो आगे कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो पूछा है उसमें कह रहा है कि द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट, कह रहा है कि इसका मतलब ये होगा वह क्षण, फिर उसके बाद द लेटर मतलब होता है जब पत्र को, फेल इनटू द मेल बॉक्स उसमें पत्र पेटिका में जब डाला गया, तो फिर उसके बाद हु वेंट टू ओपन इट, उसे खोलने के लिए कौन गया।
तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्लर्क गया, दूसरा ऑप्शन कह रहा है पोस्ट मास्टर गया, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है पोस्टमैन गया, और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि उसको खोलने के लिए कौन गया, पोस्ट मास्टर गया। आगे कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड लैंचो गेट, कह रहा है इसका मतलब होगा हाउ मच मतलब होता है कितना अधिक या कितना, लैंचो मतलब होता है लैंचो, गेट मतलब होता है पाया, लैंचो कितना पैसा पाया। तो यहाँ पे कह रहा है 30 पेसोस, और फिर उसके बाद 80 पेसोस, 50 पेसोस, 70 पेसोस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 70 पेसोस, मतलब 70 पैसे उसे मिले हुए थे। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक ऐसे ही कुछ करना है, करेक्ट आंसर चुनना है। तो आगे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए क्वेश्चनों का सही आंसर चुनिए। तो आगे कह रहा है कि नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ईयर्स इन प्रिजन। तो इसका मतलब ये होगा, ये कह रहा है हैड टू का मतलब होता है करना पड़ता था या फिर करना पड़ा। तो आगे ये कह रहा है कि नेल्सन मंडेला को फिर उसके बाद साल बिताने पड़े थे इन द प्रिजन, जेल में। अब कितने साल बिताने पड़े थे उसके आगे लिखा है। तो कह रहा है कि 30 या फिर 33 या फिर 20 और या फिर कह रहा है कि 25। तो वहां पे शायद यहाँ पे 30 साल उसे बिताने पड़े थे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 30। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। इसका मतलब ये होगा कि वेयर मतलब कहाँ, लेंचो का घर, सिचुएटेड मतलब स्थित, वाज मतलब था। लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहला ऑप्शन, फिर उसके बाद एट द टॉप ऑफ द प्लेटू का मतलब होता है पठार, पठार के सबसे ऊंचाई पर। और फिर उसके बाद एट द बॉटम ऑफ द हिल, इसका मतलब होता है पहाड़ के तली में, और इसका मतलब होता है इन द सिटी मतलब शहर में। और फिर उसके बाद एट द टॉप ऑफ द लो हिल, इसका मतलब होता है, कह रहा है कि निचली पहाड़ी के शिखर पर या चोटी पर, निचली पहाड़ी के चोटी पर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, निचली पहाड़ी के चोटी पर उसका घर स्थित था। और फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें अगले वाले में क्या कह रहा है, द मेन क्रॉप ऑफ द कुर्ग, कुर्ग का मेन फसल क्या थी। क्रॉप मतलब होता है फसल, या फिर मेन मतलब होता है मुख्य। तो वही कह रहा है कि कुर्ग की मुख्य फसल क्या है या फिर मुख्य फसल है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, उसकी मुख्य फसल जो थी वो कॉफी थी। और राइस तो था ही नहीं, वेट मतलब गेहूं, टी मतलब चाय, चाय कहाँ के लिए, असम के लिए प्रसिद्ध थी, टी फ्रॉम असम, क्योंकि एक लेसन भी है। तो फिर उसके बाद इससे भी एक क्वेश्चन और याद कर लेना कि ये चाय कहाँ के लिए प्रसिद्ध थी, वो भी क्वेश्चन पूछता है। और फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो इसमें 15 नंबर में क्या कह रहा है, 14 और 15 कह रहा है कि रीड द गिवन, और फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। कह रहा है कि सही ऑप्शन चुन करके इनमें से आंसर बताइए इसका। तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे, ये एक पैसेज या पोयम दे दिया है, पोयम की 4 लाइन दे दिया है। अब इसमें से कह रहा है कि बताइए इन पोयम को पढ़ने के बाद इसका कौन सा आंसर होगा। तो आगे कह रहा है कि द वे ए क्रो, और फिर उसके सोक डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो, और फिर उसके बाद फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। अगर इसको सही से पढ़ा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि मतलब क्या कहते हैं, वो जो एक लेखक था कि वो रास्ते में जा रहा था और उसके बाद कौवा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था या फिर हिला के कुछ उसके ऊपर गिराता है। तो वही कह रहा है कि उसी समय उसकी मनोदशा बदल जाती है। तो यही पूरी कहानी थी इसमें, इसी कहानी के आधार पे इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कह रहा है कि हु वाज सीटिंग इन द ट्री, पेड़ में कौन बैठा हुआ था। तो यहाँ पे कह सकते हैं पेड़ में कौन बैठा हुआ था, कौवा बैठा हुआ था पेड़ में। तो लेखक तो पेड़ में जाएगा नहीं, लेखक पेड़ के नीचे था। तो फिर उसके बाद ये 14 नंबर क्वेश्चन था। अब आगे देखेंगे 15 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग, कवि कहाँ खड़ा हुआ था। तो कवि पेड़ के नीचे खड़ा था। तो कौन से पेड़ के नीचे खड़ा था, बनियान ट्री मतलब बरगद का पेड़, मैंगो ट्री मतलब आम का पेड़, और पीपल मतलब पीपल का पेड़। तो यहाँ पे एक ऑप्शन बचता है हेमलॉक ट्री। उसमें भी कहा था, पैसेज में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये देखो कह रहा है कि हेमलॉक ट्री। और फिर उसके बाद आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन चलेंगे। तो ये 16 नंबर, 16 से 20 तक का क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें कह रहा है कि सही आंसर चुन करके इसका मतलब क्या कहते हैं, सही ऑप्शन चुन करके इसका आंसर दीजिए। तो कह रहा है कि हु वाज थीप, चोर कौन था। फिर उसके बाद इन द स्टोरी द थीप स्टोरीज। तो यहाँ पे कह रहा है कि थीप से स्टोरी, तो इसमें थीप स्टोरी में चोर कौन था। तो यहाँ पे इसका आंसर तुम लोग बता देना कि इन दोनों में से कौन था, यही दोनों हैं। इनमें से एक आंसर तुम लोग भी बता देना कि इनमें से कौन चोर था। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि पीपल कॉल्ड, पीपल मतलब होता लोग, कॉल्ड मतलब कहते थे। और फिर उसके बाद राम लाल्स फोर्थ डाटर।
तो कह रहा है कि लोग रामलाल के चौथे बेटी को कहते थे, जिसका नाम क्या था, एस भोली, भोली के रूप में। और फिर उसके बाद आगे कह रहा है भोली के रूप में वो चौथी लड़कियों को क्या कहते थे, तो आगे कह रहा है कि हर रियल नेम वाज, जो अच्छा ये कह रहा है कि चौथी लड़की को भोली के रूप में कहते थे, बट लेकिन हर रियल नेम क्या था, उसका वर्जिनल वाला नेम क्या था, तो उसका वर्जिनल नेम सुलेखा था। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। और फिर उसके बाद आगे देखेंगे अगला, तो अगला वाला इसमें क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एट द क्लिनिक डॉक्टर गेव ट्रिकी। तो क्लिनिक का मतलब ये हो जाएगा हॉस्पिटल। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्टर ट्रिकी को दिया हॉस्पिटल में या हॉस्पिटल पर। तो जब क्या कहते हैं यहाँ पे कह सकते हैं जो कुकुर ट्रिकी था वो जब बीमार था तो उसको क्या कहते हैं डॉक्टर, मतलब क्या कहते हैं उनकी मालकिन जो पंफरे थी उनको ये बताया कि मतलब क्या कहते हैं अगर इसे हॉस्पिटलाइज कर देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो वही वो पूछ रहा है इसमें कि जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, इस डॉग को, कुत्ते का नाम था ट्रिकी, इसको जब हॉस्पिटल ले गए तो वहां पे पूछ रहा है कि उसको कौन सी दवा या फिर क्या चीज दिया गया था। तो आगे कह रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये नहीं दिया गया था उसे। चॉकलेट्स ये भी नहीं दिया गया था, इसी को खाने की वजह से उसकी सेहत खराब हो गई थी। और इंजेक्शन एंड मेडिसिन ये भी नहीं दिया गया था। तो कह रहा है कि नो फूड बट प्लेनिटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। तो इसका मतलब कह रहा है कि कोई खाना नहीं दिया गया, बट मतलब लेकिन प्लेनिटी ऑफ वाटर का मतलब होता है पर्याप्त पानी फॉर 2 days, मतलब 2 दिन से या फिर 2 दिन के लिए पर्याप्त पानी उसे दिया गया, लेकिन खाना कुछ भी नहीं दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या कह रहा है, व्हाट डिड एब्राइट, और फिर उसके बाद स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड। इस पे 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है दोनों चीज दे देगा। पहले तो अगर जब ऐसे अलग अलग ऑप्शन में आता है तो बटरफ्लाइज लगाएंगे, लेकिन अगर कभी ऐसा आता है बटरफ्लाइज एंड क्वाइंस, अगर दोनों देता है तो ये दोनों ऑप्शन लगाएंगे। कभी अगर दोनों ऑप्शन एक ही ऑप्शन में लिखता है तो समझ लेना कि दोनों होगा। बाकी क्या कहते हैं, अगर ये अलग अलग देता है तो बटरफ्लाइज लगाएंगे, इसका आंसर होगा बटरफ्लाइज। और फिर उसके बाद अगला देखते हैं, तो ये इसका आखिरी क्वेश्चन होगा, मिस मटिल्डा लोइसेल वेंट टू मैडम फॉरेस्टियर टू बैरो। तो कह रहा है कि जो मैडम मटिल्डा लॉयसेल थी वो मैडम फॉरेस्टियर के पास क्या उधार मांगने गई थी। तो वहां पे उधार मांगने गई थी क्या, नेकलेस, ब्रेसलेट नहीं था। और फिर उसके बाद यहाँ पे ब्यूटीफुल ड्रेसेस ये भी नहीं था, डायमंड रिंग ये भी नहीं था, तो नेकलेस उनसे मांगने गई थी और नेकलेस उनसे उधार ली थी। तो इस तरीके से ये आपका 20 क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर क्या कहते हैं आप भी चाहते हैं कि इन क्वेश्चन को अपने से अच्छे ढंग से पूरा पेपर में कर लें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही सेम टू सेम आ जाएगा, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूं कि जो 2025 में 7 सेट करवाएंगे उससे हर एक सेट में हो सकता है कि 10 से 12 क्वेश्चन मैच कर जाएंगे। उसी 70 या फिर कह सकते हैं 140 क्वेश्चन में से हर एक सेट में मैच करेंगे। अगर उससे नहीं मैच किया तो उसके आसपास से जरूर मिलेगा। और हम हो सकता है कि जैसे यहाँ पे अभी तो मैं केवल इसको करा रहा हूँ, बाकी क्या कहते हैं इसके आसपास से भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी निकाल के करवाऊंगा। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं इससे जुड़ करके आप भी अपना 70 में से 70 प्राप्त कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे 20 क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।